नमस्कार, मैं अमरेश कुमार। आज के क्लास में हम ऊर्जा एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ऊर्जा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है: जीवाश्म ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। इस क्लास में हम मुख्य रूप से जीवाश्म ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु ऊर्जा के बारे में हम किसी अगले क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो इस क्लास में हम मुख्य रूप से जीवाश्म ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। जो जीवाश्म ऊर्जा होती है उसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में जाना जाता है। उसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में रखा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम तथा गैस को रखा जाता है। ये जो ऊर्जा के साधन हैं, इनकी सीमित मात्रा पृथ्वी के अंदर उपलब्ध है, इसीलिए इन्हें गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। इनकी सीमित मात्रा उपलब्ध है, साथ ही साथ इनके पुनः चक्रण में लगने वाला समय जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। वो समय लाखों वर्ष होता है। इसीलिए अगर हम इसकी मात्रा का उपयोग अगर कर लेते हैं पूरी तरह से, तो उनको फिर से बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं। इसीलिए इन्हें ऊर्जा का गैर नवीकरणीय साधन माना जाता है, क्योंकि ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनको बनने में लगने वाला समय, इनके पुनः चक्रण में लगने वाला समय लाखों करोड़ों वर्ष तक हो सकता है। वहीं अगर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों को देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो अक्षय ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। इनकी असीमित मात्रा उपलब्ध है, या फिर इनके पुनः चक्रण में लगने वाला समय जो होता है वो इतना कम होता है कि अगर हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो उस ऊर्जा के तो उसके खत्म होने के पहले ही वो फिर से पुनः चक्रण करके वापस अपना निर्माण कर लेती है। इसीलिए इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा जाता है। पहले हम देखेंगे गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, जिसे हम जीवाश्म ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। इन्हें हम 3 भागों में बांटते हैं: कोयला, पेट्रोलियम और गैस। अगर इनको देखा जाए तो आज भी जो भारत अपने विद्युत का उत्पादन कर रहा है उसका करीब 49.1%, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, आज भी जो विद्युत का उत्पादन होता है उसका करीब 49.1% जो विद्युत का उत्पादन होता है वो कोयला से ही होता है। हालांकि समय के साथ अगर हम 2000 में जाएं, 2000 या फिर उसके पहले जाएं, 1990 में जाएं, तो उस समय जो कोयले के द्वारा विद्युत का उत्पादन होता था वो मात्रा बहुत ज़्यादा थी, 60% थी, 60% से भी ज़्यादा थी। इस तरह हम देखते हैं कि समय के साथ क्या हो रहा है कि कोयले के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन होता है या फिर जो जीवाश्म ईंधनों के द्वारा जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है वो धीरे धीरे घट रहा है। कोयला, पेट्रोलियम या गैस, ये सब गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इनकी सीमित मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध है। साथ ही साथ जब इनके ज्वलन की क्रिया होती है विद्युत के निर्माण के क्रम में, तब उसमें बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे बहुत सारे हानिकारक गैस निकलते हैं जो वायु प्रदूषक का कार्य करते हैं। और इसी कारण से प्रदूषण एक अभी बहुत बड़ी समस्या बनकर के उभरी हुई है। न सिर्फ भारत के बड़े मेट्रोपॉलिटन्स जैसे कि मुंबई, दिल्ली, महाराष्ट्र, जबकि पटना में भी अगर पटना में भी देखें तो ये बहुत बड़ी समस्या है। साथ ही साथ इससे बहुत सारे गैसेस निकलती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है, और इसके फलस्वरूप जो पृथ्वी का तापमान है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ कोयले के जब विद्युत के निर्माण हेतु कोयले को जलाया जाता है तो बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश निकलती है। जो कोयले की चिमनी होती है उसके ऊपरी भाग से ये बड़ी मात्रा में निकलती हैं, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है। फ्लाई ऐश मुख्य रूप से एक पार्टिकुलेट मैटर है जिसे 2 कैटेगरीज में रखा जाता है, PM 2.5 और PM10। जब ये चिमनी के ऊपरी भाग से निकलती है तो ये एक वायु प्रदूषक की तरह कार्य करती है और वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। वहीं ये पार्टिकुलेट मैटर 7 से 10 दिन तक हवा में रहने के पश्चात धीरे धीरे इसमें प्रवृत्ति होती है नीचे बैठने की, और ये धीरे धीरे पृथ्वी के सतह पर आकर के बैठती है। जब ये पृथ्वी के सतह पर आकर बैठती है तो ये जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है। ये जो फ्लाई ऐश होता है इसमें बड़ी मात्रा में आर्सेनिक, कैडमियम, पारा
जैसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं, ये हमारे लिए कार्सिनोजेनिक हैं, इससे हमें कैंसर हो सकता है, साथ ही बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती है, जैसे इटाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम, मिनीमाटा डिजीज़, जो पहले जापान में डिटेक्ट किया गया था, और ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत तरह से हानिकारक है, लेकिन फिर भी हम इन पर निर्भर हैं क्योंकि हमारे पास कोई अल्टरनेट स्रोत अवेलेबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम पेट्रोलियम को देखें तो जो पेट्रोलियम है उसका उपयोग विद्युत के निर्माण में बहुत कम होता है, करीब 0.1%, लेकिन इसका हम उपयोग मुख्य रूप से अपने वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं। भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन अभी के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत कम होता है, और हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, और दूसरे देशों से हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं, जैसे खाड़ी देश, ईरान, रशिया जैसे देशों से हम पेट्रोलियम का आयात करते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो ये दूसरे देशों पर हमारी जो निर्भरता है उसे बढ़ाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम के दाम बढ़ते हैं तो उसका विपरीत प्रभाव भारत पे पड़ सकता है, वह भारत में मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी हो सकता है, और ये जो मुद्रास्फीति है वो भारत के विकास को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकती है। साथ ही साथ जब पेट्रोलियम का ज्वलन होता है तो इससे बहुत सारी गैसेज निकलती है जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे CO2, NOx, SO2 जैसी बहुत सारी गैसेज निकलती है। और साथ ही साथ यहाँ पे CO2 बड़ी मात्रा में निकलता है जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और जो कि वायुमंडल के तापमान और पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम गैसेज को देखें तो गैसेज को मुख्य रूप से 3 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक हो गया लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो मुख्य रूप से मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन से मिलकर के बना होता है। एक होता है नेचुरल गैस, या फिर इनको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से मेथेन का बना होता है। और एक जो कैटेगरी होती है वो होती है साले गैस, सैल गैस, SHALE। LPG का उपयोग मुख्य रूप से होता है जो खाना बनाने के लिए हम सिलेंडर में जिस गैस का उपयोग करते हैं वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। इसमें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन होते हैं। हालांकि इससे होने वाला प्रदूषण बहुत कम है, लेकिन फिर भी लेकिन यह भी एक जीवाश्म ईंधन है और इसकी भी सीमित मात्रा उपलब्ध है। इसीलिए लगातार हम बहुत समय तक LPG पे निर्भर नहीं रह सकते। जो CNG होते हैं या फिर नेचुरल गैस होते हैं, इनका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। और जो साले गैस हैं ये अभी एक नया संसाधन है। इसमें जो साले गैस जो होती है वो भी मुख्य रूप से मेथेन ही होता है। इसमें करीब 60 to 70% मेथेन होता है। और ये जो चट्टान है हमारी जो कोस्टल एरिया, मुख्य रूप से जो ईस्टर्न कोस्ट है, वहाँ पे जो सैल चट्टान है उनकी परतों के अंदर पाई जाती हैं। इनका निष्कर्षण अभी संभव नहीं हो पाया है, हालांकि उनके उसके लिए कार्य आगे बढ़ रहा है। अगर हम गैसों को देखें तो इनके द्वारा, चाहे वो LPG हो, NG हो या फिर साले गैस हो, इनके द्वारा होने वाला प्रदूषण हालांकि बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ये ऊर्जा के जो हैं वो गैर नवीकरणीय स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन हैं, और इनकी जो मात्रा है वो सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसीलिए अगर हम ओवरऑल इन जीवाश्म ईंधनों को देखें तो इनसे होने वाली बहुत सारी हानियाँ हमें दिखती हैं, और ये दिखता है कि किस तरह से अभी के संदर्भ में और आने वाले समय में ये प्रकृति को और पर्यावरण को किस तरह से हानि पहुंचा सकती हैं। साथ ही साथ इनकी सीमित मात्रा उपलब्ध होने के कारण हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को भी सिर्फ इनके द्वारा पूरा नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थिति में हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों की ओर जाएं, और इन्हें हम 2 रूपों में देख सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा। हालांकि परमाणु ऊर्जा को अगर देखा जाए तो परमाणु ऊर्जा, अगर हम ऊर्जा को देखें तो सिर्फ ऊर्जा की बात करें तो, अगर परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा एक नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, लेकिन जो परमाणु ईंधन है वो गैर नवीकरणीय स्रोत है। इसको हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम मुख्य रूप से बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा की। नवीकरणीय ऊर्जा को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा में ऊर्जा के उन संसाधनों को रखा जाता है जिनकी जो मात्रा है वो अक्षय है, मतलब वो कभी क्षय नहीं होंगे, या फिर उनके पुनः चक्रण में जो समय लगता है वो इतना कम होता है कि हम लगातार उनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ
इसमें अलग अलग जो ऊर्जा को रखा गया है, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, जल विद्युत हो, बायोमास हो, भूतापीय ऊर्जा हो, तरंग ऊर्जा हो या फिर ज्वारीय ऊर्जा हो, ये इनसे किसी भी तरह का जो पॉल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, वो नहीं होता। इसीलिए ये ना तो हवा के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना तो जल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं, ना ही स्थल के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होते हैं। साथ ही साथ इनसे किसी भी तरह का ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि हमने देखा था जीवाश्म ईंधन से CO2 बड़ी मात्रा में बाहर निकल रहा था, यहाँ से किसी भी तरह से CO2 जैसे गैस का एमिशन नहीं होता। इसीलिए ये किसी भी तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट में अपनी जो भूमिका है वो नहीं निभाता। अगर हम इनको देखने की कोशिश करें तो सौर ऊर्जा को हम देखेंगे अगर, तो भारत एक मुख्य रूप से ऐसा देश है जो कि कर्क रेखा, जो मुख्य रूप से भारत का जो आधा हिस्सा है वो ऊपर की ओर कर्क रेखा और नीचे की ओर विषुवत रेखा के बीच है। ऐसी स्थिति में हमें बड़ी मात्रा में जो है सौर ऊर्जा वो उपलब्ध होती है। बड़ी मात्रा में जो सूर्य की किरण है वो हमारे लिए उपलब्ध है, उसका उपयोग हम बड़ी मात्रा में सौर ऊर्जा के निर्माण के लिए कर सकते हैं। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है और सिर्फ बड़े मात्रे पे ही नहीं, छोटे मात्रा में भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि हम बड़े सोलर पावर प्लांट्स का निर्माण करें, बल्कि छोटे स्तर पर भी हम इनका उपयोग कर सकते हैं, जैसे ग्रामीण स्तर पर, शहरों के स्तर पर। जैसे कि एक कुसुम योजना शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा, उसमें किसान जिनका जमीन पड़ती रहता है उसका उपयोग किया जा सकता है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए, वहाँ पे छोटे स्तर पर सोलर पावर प्लांट्स का निर्माण करके, ताकि वो किसान ऊर्जा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे और साथ ही साथ अगर ऊर्जा का उत्पादन ज़्यादा हो तो वो उसे बेच भी सके। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पवन ऊर्जा के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत का एक बहुत बड़ा कोस्टल एरिया है, जो कि करीब 7,500 किलोमीटर लंबा है। यहाँ पे चलने वाली स्थल समीर और समुद्री समीर का उपयोग हम बड़ी मात्रा में पवन ऊर्जा के निर्माण हेतु कर सकते हैं, जो कि हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके अलावा अगर आगे देखें तो जल विद्युत है। हालांकि जल विद्युत से होने वाली बहुत सारी हानियां भी हैं जिनको हम आगे देखेंगे, लेकिन जल विद्युत भी अगर एक बड़ा जल विद्युत स्रोत है जहाँ पे हम एक बड़े डैम का निर्माण करके जल विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, तो ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। हालांकि अगर छोटे स्तर पर अगर हम जल विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं तो गैर नवीकरणीय स्रोत माना जाता है। जल विद्युत से होने वाली बहुत सारी हानियां भी है, लेकिन अगर बड़े स्तर पे अगर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है तो ये भी बड़ी मात्रा में हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। साथ ही साथ हम देखेंगे बायोमास एक ऐसा स्रोत है जिसे ग्रामीण स्तर पर अगर हम प्रभावी बनाए, ग्रामीण स्तर पर अगर हम बड़ी मात्रा में बायोगैस प्लांट्स का निर्माण करें, तो जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है वो ऊर्जा के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो सकता है, वो किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में जो बायोलॉजिकल वेस्ट्स हैं, वो जो वेस्ट होते हैं उनका निर्माण होता है। जैसे वहाँ पे बड़ी मात्रा में पशु रहते हैं, उनके द्वारा उनका उपयोग हम उनका उपयोग हम बायोगैस के निर्माण के लिए कर सकते हैं, जिसके उपयोग के द्वारा हमें न सिर्फ विद्युत प्राप्त हो सकता है बल्कि इनका उपयोग हम खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं। हालांकि अगर इन स्रोतों को देखा जाए, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, तो इनकी अपनी कुछ हानियां भी हैं जो हम लोग अभी देखने की कोशिश करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। जैसे ये जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, इनके लिए हमें नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है, नई तकनीक की आवश्यकता होती है और उसके लिए हमें बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, जो अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। साथ ही साथ नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, उनके लिए बड़ी मात्रा में स्थल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि अगर आप सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पे सोलर पावर प्लांट्स का निर्माण करेंगे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़मीन की आवश्यकता होगी। पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अगर आप पवन चक्की लगाएंगे तो उसके लिए भी ज़मीन की आवश्यकता होगी, है ना। तो इसके लिए बहुत सारे ज़मीन की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप जल विद्युत का भी उदाहरण ले सकते हैं।
कि अगर आप एक नवीकरणीय जल विद्युत स्रोत कि अगर आप एक नवीकरणीय स्रोत के रूप में जल विद्युत का उपयोग करते हैं तो आपको एक बड़ा डैम बनाना पड़ेगा जिससे जो लगातार पानी है वो प्राप्त हो सके। इसके फलस्वरूप क्या होता है कि आसपास के बहुत सारे लोगों का हो सकता है पुनर्वास करवाना पड़े, आसपास के बहुत सारे जंगल हो सकता है प्रभावित हो, और आने वाली प्रजातियां और वहां पे रहने वाले मनुष्य भी प्रभावित हो सकते हैं, उनका पुनर्वास करना जरूरी हो सकता है। या फिर ऐसे भी बातें देखी गई हैं जहां पे पुनर्वास नहीं हो पाता और जो लोग रहते हैं उस वाले क्षेत्र में जहाँ पे जल विद्युत केंद्र के लिए डैम का निर्माण किया गया हो, या फिर सौर ऊर्जा का या फिर सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु बड़े पैमाने पर सौर पावर प्लांट्स का निर्माण किया गया हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी देखा गया है कि बेघर हो जाते हैं। साथ ही साथ इन दोनों के इसकी एक और हानि ये होती है कि अगर हम जीवाश्म ईंधन को देखें तो मान लीजिए कहीं पे मुझे कोयला मिल रहा है तो हम उसको कहीं भी उस कोयला को ट्रेन के माध्यम से या फिर किसी और माध्यम से उठाकर उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, और किसी दूर वाले क्षेत्र में भी, जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमें कर्नाटक से कोयला मिल रहा है तो हम बिहार के क्षेत्र में भी अगर ज़रूरत हो तो हम पावर प्लांट्स का निर्माण कर सकते हैं जो कि कोयले पर आधारित हैं। लेकिन इनके साथ ये बात नहीं है। इनसे अगर हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है तो हमें उसी क्षेत्र में वहीं पर जा करके ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ऊर्जा स्रोतों का निर्माण करना पड़ेगा। जैसे कि सौर ऊर्जा के लिए आप देखें तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे लेह हो गया, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, जहाँ पे सोलर पावर प्लांट्स बनाए गए हैं, और ये उन्हीं क्षेत्रों में बनाए गए हैं जहाँ पे सौर ऊर्जा उपलब्ध है। पवन ऊर्जा के लिए देखिए तो कोस्टल एरियाज़ में, जैसे गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, यहाँ पे पवन चक्कियों का निर्माण किया गया है। इसीलिए इनका निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में किया जा सकता है जहाँ पे ऊर्जा के वो स्रोत उपलब्ध हैं। ऊर्जा के स्रोत को कहीं और उठा करके नहीं ले जाया जा सकता, जैसा कि जीवाश्म ईंधन में हमने देखा था। इस तरह से देखा जाए तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अगर आज के संदर्भ में हम देखें तो ये ऊर्जा उत्पादन का एक बहुत ही अहम स्रोत है, क्योंकि आज के संदर्भ में ये प्रदूषण को भी कम करता है, ग्रीन हाउस गैसेस के जो इमिशन है उसको भी कम करता है, और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पादन का एक विकल्प भी हमें प्रदान करता है। आने वाले समय में धीरे धीरे जीवाश्म ईंधन का जो प्रयोग है वो घटने वाला है, और जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं और जो परमाणु ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनका उपयोग बढ़ने वाला है। ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम इन स्रोत को ज़्यादा से ज़्यादा, इन स्रोतों के निर्माण हेतु जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है वो विकसित करें, इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आने वाले समय में जब जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम होगा तो हम अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा के नए संसाधनों को विकसित कर पाएँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।